हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रेम पांडे। मैं अभिषेक झा। वेलकम बैक टू एजुकेशनल हाइक्स। तो क्या हाल चाल है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वैसे क्लास 10th वालों, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं साइंस सैंपल क्वेश्चन पेपर, वो भी लेटेस्ट 24-25 का। इसका मतलब ये है कि आप जितने भी क्वेश्चंस यहां पर इस वीडियो में देखोगे, ये हूबहू इसी पैटर्न के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको मिलेंगे। तो क्या हम तैयार है अभिषेक सर? बिल्कुल सर। तो बिल्कुल आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि हम लोग आपके लिए सच में लिटरली मेहनत करते हैं, है ना हाँ सर? सर, बिल्कुल। तो इस पेपर को सॉल्व करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको अभिषेक सर बताएंगे, सब प्लीज, जो जरूरी हो बच्चों के लिए। हाँ सर, एकदम सिंपल है। देखो यहाँ पे आपको इंटरनल चॉइस मिलने वाले हैं 33% क्वेश्चन में। मतलब आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें से कोई एक सॉल्व करना है, ठीक है। और 50% क्वेश्चन जो है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, मतलब रियल लाइफ से रिलेटेड है। क्या तो बात है, मतलब हाँ, कि सर इसका मतलब कि सर बच्चे जब आंसर लिखेंगे तो वो रियल लाइफ से रिलेट करके लिख सकते हैं। हाँ सर, बिल्कुल अपने मन से उसमें थोड़ा एड ऑन भी कर सकते हो। क्या बात है भाई साहब। तो आज के इस पूरे सैंपल क्वेश्चन पेपर को करने में मुझे लग रहा है कि हम दोनों को बहुत मजा आने वाला है, बिल्कुल सर। और तुम लोगों को भी। बने रहो बस वीडियो में, है ना? तो क्या हम स्टार्ट करने के लिए तैयार हैं? अब हम देखेंगे सेक्शन नंबर ए। सेक्शन नंबर ए में हमें सिंपली बताया गया है कि भैया क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और 16, 17, 18, 19 क्या है सर? अपना असर्शन एंड रीजनिंग है, ठीक है। दोनों क्वेश्चंस, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, असर्शन, रीजन, और इसके बाद जितने भी लॉन्ग शॉर्ट, ये सारी चीजें हम करेंगे, बट विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हमें कह रहा है कि भाई आपको P, Q और R की वैल्यू निकालनी है, किसमें से? बैलेंस्ड रिएक्शन में से। ये कौन सा रिएक्शन है सर? देखो तो यहाँ पे क्या आपका लेड नाइट्रेट है, और ये क्या हो रहा है, डीकंपोज हो रहा है हीट देने से। किसमें? लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस में। तो मुझे यहाँ पे P, Q एंड R की वैल्यू बतानी है। तो भाई साहब देखो, वैसे तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन हमने इस पूरे चैनल पर कई बार पढ़ा है, बट आज ना हमने आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक निकाला है ऐसे क्वेश्चंस को करने का। सर प्लीज बताइए बच्चों को। देखो अब यहाँ पे लेड कितनी बार है, राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों बराबर क्या है, एक ही बार है। तो अब लेड क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा, मतलब जितना P की वैल्यू उतना ही क्या है, Q की वैल्यू है। तो बस देखो यहाँ पे ऑप्शन में कौन P और Q इक्वल है, तो ऑप्शन ए। सिंपल, बहुत ही आसान सी चीज थी कि भाई साहब ये जो हमारा लेड है, वैसे तो ये जो रिएक्शन है इसमें जो लेड है ना, ये वाला लेड आप देख रहे हो, यहां भी एक ही लेड है, यहां भी एक ही लेड है, मतलब ये एज इट इज ऐसे ले आकर रख दिया। मतलब जितने मॉलिक्यूल्स इसके उतने ही मॉलिक्यूल्स इसके। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो समझ में आया होगा बच्चों, है ना? तो क्या हम क्वेश्चन नंबर 2 के लिए तैयार हैं? बिल्कुल। चलिए लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है कि ये मैच द फॉलोइंग का है। सर प्लीज कंटिन्यू। अ मेटल दैट फॉर्म्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ठीक है। तो पहले तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स मतलब मैं बता दूं, कई सारे लोगों के लिए ये जो टर्म है ये बिल्कुल नया होगा, एम्फोटेरिक। अच्छा, ये वो ऑक्साइड्स होते हैं ना, दे कैन रिएक्ट विद एसिड्स आल्सो एंड दे कैन रिएक्ट विद Base बेस आल्सो। ये बात याद रखना कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, जो एसिड्स और बेसिस यानी दोनों के साथ रिएक्ट कर सके। तो इनमें से कौन सा मेटल है जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है सर? एल्यूमिनियम। बहुत ही सिंपल, ठीक है। तो हम पहले को किससे मैच करेंगे? अगर इसको इरेज किया जाए तो हम पहले को मैच करेंगे थर्ड से, ठीक है। अ मेटल व्हिच मेल्ट्स व्हेन केप्ट ऑन आवर पाम। मतलब ये कि भैया अपने हाथों पे रखने से कौन सा मेटल पिघल जाता है? हमने सुना था सोडियम को रूम टेम्परेचर पर रखने से मेल्ट होने लगता है सर। लेकिन पाम वाला जो है वो नहीं सुना, वो सर बताएंगे। सर तो कौन सा देखो, मेटल ये है? कौन सा है आपका? गैलियम। गैलियम क्या है, जैसे ही आप पाम पे रखोगे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या बात है, जादुई मेटल है। हाँ। तीसरा आपसे कह रहा है कि भाई कौन सा मेटल है जो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है? तो एकदम सिंपल है, सबने बुक में देख रुके होंगे, मैग्नीज नाइट्रेट। मैग्नीज नाइट्रेट, ठीक है। तो जब मैग्नीज को आप HNO3 के साथ रिएक्ट करवाओगे तो क्या बनेगा? मैग्नीज नाइट्रेट बनेगा।
ठीक और है। डी वाला बोल रहा है कि आपको एक ऐसा मेटल बताना है विच कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन। अब बचा तो वैसे एक ही है, दैट इज AU यानी गोल्ड। तो वो कौन सा मेटल है जो हाइड्रोजन को एसिड में से डिस्प्लेस नहीं कर सकता? गोल्ड। गोल्ड। सिंपल है ना। हाँ। तो मैच द फॉलोइंग हमने कर लिया। तो पहले का क्या था सर? थर्ड। थर्ड। सेकंड का क्या था सर? फर्स्ट। थर्ड का थर्ड का फोर्थ और फोर्थ का सेकंड। मतलब ऑप्शन बी। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट Correct है। है। ठीक है, तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या बात है, फिगर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि आपको एक फिगर है। अब इस फिगर में बोल रहा है कि बैटरी लगाई गई है लेकिन बल्ब नहीं जल रहा है। मतलब कौन से सोल्यूशन से बल्ब नहीं जलेगा? प्लीज सर। तो देखो किससे बल्ब जलेगा? इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन से, जिसमें क्या हो, फ्री चार्जेस हो, ऐसा सॉल्यूशन। तो अब देखो, अगर तुम किसी लिक्विड में देख रहे हो HNO3, तो क्या होगा? H प्लस NO3 माइनस आयन। आयन है तो उससे क्या होगा? बल्ब ग्लो करेगा। बहुत Next, इंपॉर्टेंट बात सर ने बताई हाँ। कि आयन है तो क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, है ना। यही इस पूरे क्वेश्चन के आंसर का राज है। ठीक है सर, आगे प्लीज एक्सप्लेन करिए। देखो अब H2SO4, H2 प्लस SO4 2 माइनस, ठीक है। यहाँ पे भी आयन बन रहा है, CO2 है तो CO2 में भी क्या बनता है? अगर CO2 को तुम पानी में मिलाओगे तो वहां पे बनता है आपका आयन, H ठीक है। plus ions। H प्लस आयन और HCO3 माइनस आयन, ठीक है। तो अब ये भी बन रहा है, तो बचा कौन आपका? बस C2H5OH, यानी इथेनॉल। इथेनॉल क्या क्या के लिए यूज होता है वो बताने की जरूरत नहीं है ना सर। हाँ सर। चलो तो बस ये वही इथेनॉल है जो हम पी नहीं सकते। हाँ, ये याद पीने से क्या होता है? नर्वस सिस्टम काबू में नहीं रहेगा, ब्रेन हाँ। हैंडल नहीं कर पाएगा, इतने मैसेजेस भेजेगा है ना। अच्छा, नहीं। फॉर विजुअली इंपेयर्ड भी है सर, हाँ। ये भी बता दीजिए बच्चों को, इनका भी क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए कि देखो। विच among the following is considered as the strongest electrolyte किसको कहा जाता है? तो स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोलाइट मतलब जहां पे ज्यादा फ्री आयंस होंगे तो कौन रहने वाला है? ऑब्वियस सी बात, एसिड दिख रहा है तो एसिड में ही क्या होगा? स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोलाइट होंगे। क्यों? क्योंकि शुगर सॉल्यूशन है तो उसमें उतने इलेक्ट्रोलाइट नहीं बन पाएंगे, ग्लूकोज बेस है। हाँ। और फिर ये इथेनॉल देख रहे हो, आयन ही नहीं बन रहा है। नेक्स्ट, अब फोर्थ की तरफ चलेंगे हम। सो फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन घबराइएगा बिल्कुल मत, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है सर। हाँ। और हम ना एक लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे। देखो, इसने कहा बस इतना है, कह रहा है कि भैया एक एक्वस सोल्यूशन है। एक्वस सोल्यूशन मतलब एक सोल्यूशन है पानी जिसको में, पानी में मिलाया गया है, ठीक है। उसका नाम हमने क्या रखा है? ए। ए। और इसको ना जब फेनोफैथलीन, ये एक नेचुरल इंडिकेटर होता है, बताता है एसिड कौन बेस कौन। तो जब ए वाले सोल्यूशन को फेनोफैथलीन से मिलाया गया तो ये पिंक हो गया। अब आपको याद होगा 9th में भी हम पढ़कर आए हैं, फेनोफैथलीन पिंक कब होता है? जब ये वाला क्या हो? बेस हो। याद रखना, ये वाला एक्सपेरिमेंट भी कर चुके हो आप लोग, ब्यूरेट से, पीपेट से हाँ। करते आप देखे होगे कि एक में हम क्या करते हैं? बेस लेते हैं, फिर ऊपर से क्या करते हैं? हम उसमें फिनोप्थलीन ऐड करते हैं, और ब्यूरेट से उसमें क्या करते हैं आप लोग? एसिड फॉल करवाते हैं। बहुत डीप हो जाएगा इनके लिए। हाँ। तो अब देखो, एक सिंपल सी चीज, जो एक्वस सोल्यूशन जो फेनोफैथलीन सोल्यूशन को पिंक में कन्वर्ट कर दे वो बेस है, वो बेस सोल्यूशन है, ठीक है। अच्छा, अब देखो जब एक बार पिंक हो गया तो कह रहा है कि दोबारा हमने एक और सोल्यूशन मिलाया, बी सोल्यूशन। बी सोल्यूशन मिलाने से क्या होता है कि ये जो पिंक कलर हुआ था वो वापस डिसअपियर हो गया, गायब हो गया। मतलब पहले कुछ हुआ था फिर वो वापस हो गया, मतलब यहां पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ है। तो अब देखो, बेस से पिंक हुआ था तो पिंक गायब कैसे हुआ होगा? एसिड से ही हुआ होगा ना, ये तो लॉजिक की बात है। तो भैया ए वाला सोल्यूशन क्या है? बेसिक है, और बी वाला क्या है? एसिडिक है। अब देखो ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन इसमें बोल रहा है कि भाई ए इज स्ट्रांगली बेस्ड। देखो स्ट्रांगली और वीक तो आएगा ही नहीं, क्योंकि हाँ। दोनों बराबर रहेगा तभी न्यूट्रलाइज होगा। तो भाई स्ट्रांग और वीक वाला तो पहले काट दो, ये दोनों तो होता ही नहीं है। हाँ। सी और डी ये पता करना है। तो अब बताओ बेस का पीएच कितना होता है? 7 से ज्यादा होता है या 7 से कम होता है? जल्दी बताओ। ऑब्वियस सी बात है, 7 से ज्यादा होता है। और जो एसिड का पीएच होता है वो 7 से क्या होता है? कम होता है। Yes. ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन राइट है आपका? ऑप्शन सी। ठीक है, बहुत ही मतलब इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन तो नहीं था, आसान था, हाँ, है ना। बस क्वेश्चन दिख लंबा रहा।
पर बस, अगर हाँ, कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करोगे तो एकदम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और ये आपको पता होना चाहिए कि भाई फेनोफेथलीन पिंक कब बदलता है, बेस में, बेस और कलरलेस कब हो जाता है, जब एसिड डालते हैं। हाँ, सिंपल। तो क्या हम तैयार है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ फिफ्थ के के लिए? लिए? ओके, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, सर प्लीज मूव ऑन। When 50 gram of lead powder is added to 300 ml of blue copper sulfate। अब कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू क्यों है? तो कॉपर की वजह से। हाँ, आगे, आफ्टर अ फ्यू आवर्स द सॉल्यूशन बिकम्स कलरलेस, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। तो ऐसा कॉन्सेप्ट हमने एनसीईआरटी में पढ़ रखा है। ये क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों? कॉपर क्या हो जा रहा है? डिस्प्लेस हो जा रहा है। इसी की वजह से क्या हो रहा है? ब्लू कलर गायब हो जा रहा है। आसान भाषा में अगर हम इसको समझें तो भैया ये जो लीड है ना, ये थोड़ा ज्यादा ताकतवर है। क्या है? ज्यादा ताकतवर है। तो ये क्या करेगा, ये जब इसमें मिलाएंगे ना हम, तो कॉपर को बोलेगा निकल, इधर से निकल, सीयू अलग हो जाएगा। जब सीयू अलग हो जाएगा तो लीड ले लेगा इसकी जगह। कौन सा रिएक्शन हुआ? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ कि नहीं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और बिल्कुल हुआ। निकल से सर मुझे वो पहली फुर्सत में निकल वाला याद वही है। फुर्सत में निकल, है हिंदुस्तानी भाव वाला। चलो, तो क्या चलो। हम रेडी हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए? अच्छा, एक बात बताओ यार, ये वाला समझ में आया, आसान था सर। एकदम। देखो अब जो है ना, कॉन्सेप्ट तुमने अगर समझे अच्छे से तो एकदम आसानी से ये चीजें बनते जाएंगी। ठीक है, मूव करते हैं चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ओके, नाउ अभिषेक सर इसको समझाएंगे। तो देखो, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3 एलिमेंट एक्स वाई जेड। यहाँ पे क्या दे रखा है अपने को? इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। पहले वाले के लिए क्या है? 2 8 एंड 7। मतलब लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। एक की कमी है। नेक्स्ट वाले में 2 8 2। यहाँ पे क्या, लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। हाँ, ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो क्या होगा? मुझे 6 इलेक्ट्रॉन कहीं से चाहिए, तो उससे बेहतर है मैं 2 को निकाल दूं। और जेड वाला जो है वो 2 8, इसका ये क्या है? लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ये वाला क्या है आपका? नोबल गैस। और ये जो है 287 वाला, इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो कौन है? नॉन मेटल। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, उसी की वजह से क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे सरफेस पे और करंट फ्लो करेगा। तो ये कौन है आपका? मेटल। ठीक ठीक है। है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कौन सा ऑप्शन है सर? एक्स इज नॉन मेटल, वाई इज मेटल। नॉन मेटल की प्रॉपर्टी आपने समझ ली कि भैया इसको लेना पड़ेगा। लेने का काम नॉन मेटल का, देने का काम मेटल मेटल का। बहुत ही सिंपल है ना। हाँ। तो चले, वी आर रेडी फॉर क्वेश्चन नंबर 7। Seven. ओके, सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही आसान। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडोथर्मिक? इंडोथर्मिक नाम से ही क्लियर है, क्या करता है सर? हीट को जो है इन करता है। यस, इंडोथर्मिक। इंडो मतलब अंदर, थर्मिक मतलब भैया हीट। हाँ। हीट को जो अंदर ले उसको बोलते हैं इंडोथर्मिक। Endothermic। अब बताओ इन चारों में से कौन सा है भैया? किसको, किस प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब होता है, किस प्रोसेस में हीट चाहिए? तो चलो, देखो, बर्निंग ऑफ कैंडल हीट रिलीज करेगा। हाँ। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर हीट Heat release रिलीज करेगा। करेगा। रिएक्शन ऑफ सोडियम विथ एयर, ये भी क्या है? रिलीज करेगा। सोडियम विद एयर का रिएक्शन सर बताइए। हाँ, पता ही होगा ये आपको। तो पूरा धमाका है। हाँ, है ना? चलो, तो आप बचा को कुकिंग ऑफ Food। फूड, इसमें ही क्या करना पड़ रहा है अपने को? हीट देना पड़ रहा है। और जब हीट दोगे तभी तो कुक होगा। और तभी तो इंडोथर्मिक कहलाएगा भैया। तो इंडोथर्मिक क्या है? यही कुकिंग ऑफ फूड। क्योंकि बाकी तीनों में क्या हो रहा है? बाकी तीनों में तो हीट निकल रहा है ना, निकल रहा है गर्मी। अच्छा, तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7। समझ में आया होगा। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, क्या बोल रहा है 8 भैया? एटीपी के बारे में। अच्छा, एक बात बताओ, एटीपी क्या कहते हैं? फुल जैसे जब भी तुम इस वीडियो को देख रहे हो ना, एक बार कमेंट करो व्हाट इज एटीपी। तो एटीपी इज द, वैसे एनर्जी करेंसी बोलते हैं, एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट। अच्छा, आपसे बोल क्या रहा है? क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, है ना। क्वेश्चन बोल रहा है कि ड्यूरिंग सेलुलर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, यानी हमारे सेल्स को ग्लूकोज चाहिए, ये पता है ना। होता क्या है कि भाई जब ग्लूकोज लेते हैं सेल्स तो एटीपी प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, एक चीज और बता दूं, वन मॉलिक्यूल ग्लूकोज होता है वो कितने एटीपी प्रोड्यूस कर सकता है? 36 to 38। 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। ठीक है, मतलब एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में 36 to 38 एटीपी बन सकते हैं। तो इसमें आपसे पूछा है कि भाई जब ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन प्रोसेस में एटीपी बनता है तो उसके साथ बहुत सारे अदर प्रोडक्ट भी बनते हैं।
ठीक है, सिंपल। ओके, उसके बाद क्या होता है, अब आपको बोल रहा है कि इन चारों में से किस प्रोसेस के होने से एटीपी का जो फॉर्मेशन है वो थोड़ा तेज हो जाएगा, स्पीड अप हो जाएगा, थोड़ा तेज चलने लगेगा, थोड़ा जल्दी जल्दी एटीपी रिलीज होगा। तो बताइए सर, इन चारों में से क्या होना चाहिए? सर मेरे हिसाब तो देखो, इथेनॉल तो यीस्ट के लिए, ये वाला तो होगा नहीं। नहीं, लैक्टिक एसिड इन मसल सेल्स, ये भी नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड इन यीस्ट सेल्स, ये भी नहीं। चौथा। बचा था आपका कार्बन डाइऑक्साइड इन ह्यूमन। ह्यूमन सेल्स। देखो होता क्या है कि हमारे ह्यूमंस के अंदर ये मान लो सेल है, अब इसमें जब एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज गया, इसमें एटीपी बन रही है, तो एटीपी बनने में ना एक बाई प्रोडक्ट होता है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये बिल्कुल एसी की तरह है, जितना ठंडा हवा चाहिए उतना ही गर्म हवा पीछे से निकलता भी तो है ना। मतलब जितनी एटीपी बनेगी, मैक्सिमम एटीपी बनेगी, तो मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड इन ह्यूमन सेल्स। ये एक ऐसी चीज है जो एटीपी प्रोडक्शन को फास्ट कर सकती है ना। सिंपल। तो आई होप आपको 8 क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई साहब। क्या बोल रहा है, बस इसके वर्ड्स थोड़े से डिफिकल्ट है, इसलिए भागना मत, बहुत आराम से सुनते जाना। कह रहा है कि ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस of the circulation of blood in a normal human being the oxygenated blood pumped to all parts of the body। यानी भैया इन किस स्थिति में, 4 स्थितियां दी हैं, इन चारों में से किस स्टेज में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हर्ट निकालता है ना, कौन से केस में ये ब्लड निकल रहा है बाहर ताकि पूरे बॉडी पार्ट्स में जा सके, कौन सी स्थिति में सर प्लीज? तो देखो अब क्या है कि यहाँ पे बात किसकी हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की। तो जब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है, अब तुम एकदम एग्जांपल क्या लो, बॉटल। अब बॉटल से पानी बाहर निकालना चाह रहे हो तो क्या होगा, बॉटल कॉन्ट्रैक्ट होगा कि रिलैक्सेशन होगा? ऑब्वियसली बात है कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो इसी के लिए क्या होगा, अब आर्टरियम से तो ब्लड बाहर निकलने से रहा, किससे बाहर निकलेगा, वेंट्रिकल से। तो क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। मतलब सीधा कहने का मतलब है कि भाई जहां से खून निकल गया, मतलब ये हर्ट है हमारा, ये है दिल, किधर होता है दिल सर? लेफ्ट साइड से है, लेफ्ट साइड। तो ये तो अपना है, क्या है दे दिया वैसे दिल सर। अच्छा ओके, तो ये है अपना लेफ्ट साइड वाला हार्ट। अब ये जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को निकालेगा ताकि हमारे बॉडी के अलग अलग हिस्से में पहुंच सके खून, तो जहां से ब्लड निकलेगा, कहां से, लेफ्ट वेंट्रिकल से, वहां तो भाई क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, सिकुड़ जाएगा, क्योंकि अंदर ब्लड है ही नहीं। तो आसान क्वेश्चन था आई थिंक। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज which of the following adaptations in herbivores helps in digestion of cellulose। यानी herbivores के अंदर ऐसा क्या होता है जिससे वो प्लांट्स को भी पचा सकते हैं? तो भाई 2 कारण है ना, पहला मैं बताऊंगा और दूसरा बताएंगे सर। तो देखो यार, जो हर्बीवोर्स एनिमल्स होते हैं, यानी जो घास खाने वाले, प्लांट्स को खाने वाले, पत्तियां खाने वाले जानवर होते हैं, उनके पेट के अंदर पहले से ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, यानी बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ पहले से ही प्रेजेंट होते हैं। हर्बीवोर्स के अंदर क्या होता है, इनके अंदर बैक्टीरिया की बात कर ले अगर हम, ठीक है, प्रोटोजोआ की बात कर ले, प्रोटोजोआ ये पहले से ही प्रेजेंट होते हैं, और अगर ये पहले से प्रेजेंट है तो क्या करेंगे, डाइजेशन प्रोसेस को और फास्ट कर देंगे, है ना, सिंपल। और दूसरा कारण क्या है भाई साहब, जो यहाँ पे पूछ रहा है आपको, लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन, ये होगा। ठीक है, आपको पता ही है कि जो हमारा खाना पचता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ज्यादातर, है ना। तो जो हर्बीवोर्स है ना, इनके डाइजेस्टिव सिस्टम काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं, काफी चैम्बर्स में डिवाइडेड होते हैं, और इनका स्मॉल इंटेस्टाइन थोड़ा लंबा भी होता है। तो ये कारण है जिससे हर्बीवोर्स सेलुलोज को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं, प्लांट्स को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 11, द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ सैंपल पेपर, और बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ये। पूछ रहा है भाई साहब कि देयर वाज अ सेरिबेलर डिसफंक्शन इन अ पेशेंट। किसी पेशेंट के अंदर सेरिबेलर डिसफंक्शन कर रहा है। अब पूछ रहा है कि which of the following activities will get disturbed in this patient as a result of this। अब अगर सेरिबेलर डिसफंक्शन किसी को हुआ तो उस पेशेंट के अंदर क्या दिक्कत हो जाएगी सर? तो ये देखो, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, सलाइवेशन, हंगर कंट्रोल, पोस्चर एंड बैलेंस एंड रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। तो यहाँ पे जो आपके 3 ऑप्शन है, सलाइवेशन, हंगर कंट्रोल और रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, ये कैसे है, ये ऑटोनोमस, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपने आप होने वाली। पर ये जो है सेरिबेलम क्या होता है, माइंड का एक पार्ट होता है जो पोस्चर
और बैलेंस कंट्रोल करता है। तो इसी के लिए ये जो है ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा। भाई साहब ये जो सेरिबेलर डिस्फंक्शन है एक्चुअली क्या होता है, इसमें माइंड का जो एक पार्ट है जिसका नाम है सेरिबेलम, ये क्या करता है, ये ठीक से काम नहीं करता। और सेरिबेलम का काम ही होता है मोटर एक्टिविटीज को कंट्रोल करना। किसको? मोटर एक्टिविटीज को। मोटर एक्टिविटीज सर बता दीजिए बच्चों को। जो मूव करने वाली एबिलिटीज है, जैसे अब मैं हाथ मूव करवा रहा हूं तो ये किस पे बताएगा, मोटर एक्टिविटीज में। ठीक है, तो ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है? सेरिबेलम। और अगर ये काम नहीं करेगा तो सबसे ज्यादा क्या डिस्टर्ब होगा? पोस्चर एंड बैलेंस। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आसान था। हाँ। चलिए Next. तो नेक्स्ट की तरफ अब हम चलेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। स्नेल्स के बारे में पूछा है भाई साहब, पढ़ते हैं इसको। लिखा है कि इन स्नेल्स इंडिविजुअल कैन बिगिन लाइफ एज अ मेल एंड डिपेंडिंग ऑन इन्वायरमेंटल कंडीशन दे कैन बिकम फीमेल। गजब जादू है भाई। इन्वायरमेंट स्नेल्स के अंदर बता रहा है कि भाई जो स्नेल्स होते हैं ना, ये अपनी लाइफ जब चालू करते हैं तो ये मेल होते हैं। धीरे धीरे इन्वॉल्वमेंटल कंडीशन की वजह से बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। क्या क्या फैक्टर्स होते हैं सर? जैसे सर अब अवेलेबल ऑफ मेट्स, पॉपुलेशन डेंसिटी। हाँ, ठीक है, मतलब कि भाई अब इनको क्या है कि अगर इनको मेल मिल रहा है, कोई कोई मेल स्नेल है तो वो इसके साथ रिप्रोड्यूस कर देंगे, अगर कोई फीमेल है तो वो उसके साथ रिप्रोड्यूस कर देंगे। दोनों एकदम ऐसे आसान भाषा में कहा जाए तो अखंड सिंगल के लिए है ये। हाँ, अखंड सिंगलों के लिए भाई, तुम अपने आप ही चेंज कर लो अपने आप को, है ना। हाँ। तो क्वेश्चन आपको पूछ रहा है ऐसा क्यों होता है स्नेल्स के अंदर कि पहले वो मेल होते हैं बाद में वो फीमेल हो जाते हैं। तो ऑप्शन आपके पास देखते हैं। क्या मेल के अंदर डोमिनेंट जेनेटिक कैरेक्टर होता है? नहीं नहीं भाई, जेनेटिक कैरेक्टर स्नेल्स के अंदर नहीं हो रहा। फीमेल स्नेल का जेनेटिक कैरेक्टर डोमिनेंट है? नहीं, ये दोनों नहीं होगा। ठीक है। एक्सप्रेशन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम कैन चेंज इन अ स्नेल्स लाइफ टाइम? नहीं, सेक्स क्रोमोसोम चेंज नहीं होते। क्या होता है? सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड इन स्नेल। इसका मतलब ये है भाई साहब कि स्नेल्स के पास दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यानी मेल का भी और फीमेल का भी। तो भाई जब मेल और फीमेल दोनों का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसके पास है तो इसके जो सेक्स है वो जेनेटिकली डिटरमाइन नहीं होंगे। कैसे डिटरमाइन होंगे? पॉपुलेशन डेंसिटी और अवेलेबल मेट्स के ऊपर। आई होप समझ में आ गया होगा, मजा भी आ रहा होगा आपको, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 12 बड़ा आसान था। कौन सा ऑप्शन इसमें सही था? डी वाला, दीवा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 एंड इट इज ऑफ फिजिक्स। तो in the following cases a ray incident on a concave mirror, in which case is the angle of incidence equal to 0? सर तो अब देखो अरे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ पे कौन सा आपके पास मिरर है? तो कॉनकेव मिरर है। तो अगर मैं यहाँ पे कॉनकेव मिरर बना दूं तो अब देखो ये अपना प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे पोल है। अब कौन सा ऐसा होगा रे जो क्या करेगा, उसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? 0 होगा। तो वो रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा। क्यों? अगर मैं यहाँ पे देखूं तो जैसे रे इंसिडेंट हुए वैसे ही रे चला जाएगा। और यहाँ पे आप नॉर्मल प्लॉट करोगे तो जैसा आपको पता होगा कि अगर आप किसी कर्व के ऊपर नॉर्मल प्लॉट करोगे तो वो किससे पास होगा? सेंटर से ही पास होगा। यह भी तो यहाँ पे एंगल क्या रहने वाला है? इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में एंगल डिफरेंस क्या है? 0 का। ठीक है, तो ये बताना चाह रहा है। तो कौन सा ऑप्शन राइट है आपका? तो देखो अरे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रॉन्ग है। अरे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंसिडेंट ऑब्लिकली। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ऑब्लिकली का मतलब मैं बता दूं, ऐसे स्लैंट, आप देख रहे हो ऐसे स्लैंट आया स्लैंट गया, सिंपल है ना। तो आई थिंक कि ये वाला भी क्वेश्चन आसान था, है ना? ये तो आपने रे डायग्राम पढ़ाई होगा। हाँ चलिए Next. लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 14 एंड अगेन इट इज फिजिक्स। और ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ना? तो क्या जैसे आप देख रहे हो ये प्रिज्म है। तो अब क्या होता है, रेड लाइट क्या होती है? बहुत स्लो चलती है। क्यों? रेड लाइट की वेवलेंथ क्या है? बहुत हाई है। और वॉयलेट की वेवलेंथ क्या है? बहुत कम है। तो ऊपर वाला कौन रहना है? रेड। नीचे वाला कौन रहना है? वॉयलेट। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है आपका? ऑप्शन सी, रेड एंड वॉयलेट। ठीक है। अब अगर देखा जाए तो आप ये भी कह सकते हो कि भाई दूर से तुमको लाल कलर दिख जाता है ना। क्यों ही दिखता है? क्योंकि वेवलेंथ उसका ज्यादा है। और वायलेट कलर नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि उसका वेवलेंथ कम है। तो ऊपर वाला ए वाला क्या है? ए इज कॉल्ड रेड और ये क्या है? वॉयलेट। देख लो कौन से ऑप्शन में है ये? ऑप्शन सी में है। तो सी वाला ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आई होप आपको 14 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव टू द 15 वन।
बोल रहा है कि भाई आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, है ना। स्टेटमेंट आपसे पूछा है लेकिन इसके लिए क्वेश्चन पूछ रहा है। बोल रहा है कि भाई द एनर्जी अवेलेबल टू द प्रोड्यूसर्स इज मैक्सिमम। और अगर प्रोड्यूसर्स की बात करें, सर एक बार ट्रॉफिक लेवल बच्चों को दिखा दीजिए। हाँ, ये ट्रॉफी एक मिनट थोड़ा सा कहीं ब्लैंक पेज पर बनाते हैं ताकि ट्रॉफिक लेवल आप बच्चों को समझाएं। यहाँ पे समझाएं। यहाँ देखो। एक मिनट पेन तो ऑन कर लें, इतनी चलिए। क्या जल्दीबाजी है। चलिए हुआ। तो ये देखिए आपका ट्रॉफिक लेवल कैसा होता है। तो सबसे नीचे कौन है आपके? प्रोड्यूसर्स, भाई पता होगा सबको। हाँ, सबसे नीचे है प्रोड्यूसर्स। ठीक है, प्रोड्यूसर्स कौन से आपके? प्लांट्स। हाँ दूसरा कौन है? प्राइमरी कंज्यूमर्स। यस। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर्स के एग्जांपल दो सर बच्चों को। प्राइमरी कंज्यूमर्स में आपके भाई प्लांट्स को कौन खाता है? कोई भी खा सकता है ना, टिड्डे खाते हैं, ग्रास ओपर कह लो, क्रिकेट कह लो, है ना, ये सारे इंसेक्ट्स क्या खाते हैं? प्लांट्स को खाते हैं। अब इनको कौन खाता है? सेकेंडरी कंज्यूमर यानी स्नेक्स वगैरह, है ना। उसके बाद आते हैं भाई टर्सरी कंज्यूमर्स, यानी स्नेक्स को कौन खाता है? पिकॉक्स खाते हैं, कैट्स खाते हैं, डॉग्स खाते हैं, स्नेक्स को खा जाते हैं ये लोग। तो ये क्या हो गए? टर्सरी कंज्यूमर हो गए। स्नेक, अरे हमारे जो हो गए पिकॉक्स हो गए, कैट हो गए, ये सब टर्सरी कंज्यूमर में आते हैं। और टर्सरी कंज्यूमर को भी कौन खाता है? एपेक्स प्रीडेटर। अब इसमें कौन कौन से? इसमें वल्चर आ गए, ईगल्स आ गए, लॉयंस आ गए, यानी कार्निवोरस एनिमल्स। ठीक है, तो फिर से मैं आपको बता दूं, सबसे नीचे वाला प्रोड्यूसर्स यानी जो खाने को प्रोड्यूस करे जैसे प्लांट्स। दूसरा प्राइमरी कंज्यूमर, प्लांट को कौन खाता है? क्रिकेट्स खाते हैं, ग्रास ओपर खाते हैं, ये हो गए प्राइमरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर कौन है? सेकेंडरी कंज्यूमर है भाई साहब हमारा स्नेक्स हो गया। टर्सरी कंज्यूमर हमारे कैट और डॉग्स हो गए। प्रीडेटर्स अपने पास बहुत सारे कार्निवोरस जो शिकारी हैं। प्रीडेटर्स मतलब क्या होता है? शिकारी लायंस हो गए, टाइगर हो ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि भाई प्रोड्यूसर्स के पास सबसे ज्यादा एनर्जी क्यों होती है? प्रोड्यूसर्स के पास सबसे ज्यादा एनर्जी क्यों होती है? क्योंकि भाई देखो प्लांट्स है, अब मान लो एक पौधा है, ठीक है, प्लांट को जो भी एनर्जी मिलती है वो किससे मिलती है? सनलाइट से। ठीक है, और ये क्या कर रहा है? सनलाइट से जो एनर्जी आ रही है उसका कुछ ही पार्ट एब्जॉर्ब कर रहा है और बाकी सब पार्ट किसके लिए रहने दे रहा है? इन सारे चीजों के लिए, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर। तो प्लांट जो है वो बस सनलाइट का 10% एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं। तो अब बताओ इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? ये सी वाला ही होगा 10%। इट यूटिलाइजेस 10% ऑफ लाइट एनर्जी एंड ट्रांसफर द रेस्ट टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। तो आप समझ में आ गया होगा कि भाई क्यों हमारे प्रोड्यूसर्स के पास मैक्सिमम एनर्जी होती है। समझ गए? क्योंकि ये केवल 10% हिस्सा अपने काम में लाते हैं लाइट एनर्जी का और 90% दे देते हैं दूसरों को कि भाई लो तुम इस्तेमाल करो। दानी लोग है ना, बड़े परोपकारी हैं, परोपकारी लोग हैं। चलो शाकाहारी लोग। ओके 16 की बात करेंगे और इट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ MCQ। ठीक है, 16 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोल ऑफ डीकंपोजर्स इन द इकोसिस्टम। अब भाई डीकंपोजर्स तो वही होते हैं जो कचड़े वगैरह को डीकंपोज कर देते हैं। जैसे आपके यहाँ आलू के छिलके होते होंगे, प्याज के छिलके, अगर इनको कहीं रख दिया जाए ना सर, कीड़े मकोड़े इनको खा के खत्म कर देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। तो इन कीड़े मकोड़ों को हम डीकंपोजर्स कहते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई डीकंपोजर्स इन चारों में से क्या काम नहीं करते हैं? तो पहले ये बता दीजिए कौन सा 3 काम करते हैं सर? तो नेचुरल रिप्लेनिशमेंट ऑफ सॉइल, ये तो होता ही है भाई साहब, क्योंकि अब चूंकि डीकंपोजर्स हैं, कोई चीज मिट्टी में मिलाएंगे तो न्यूट्रिएंट क्वालिटी तो रिप्लेनिश होगी ही होगी। तो ये तो करते ही हैं। बचा वेस्ट डीकंपोजिशन, ये भी करते हैं। अभी जैसे सर ने आलू के छिलके का एग्जांपल दे दिया, हाँ ठीक है। फिर ब्रेक डाउन ऑफ डेड एनिमल्स, ये भी करते हैं भाई साहब। कोई भी जानवर मर जाए, आप देखते होगे कीड़े मकोड़े उनको खा के खत्म कर देते हैं, बस रह क्या जाती है? हड्डियां नहीं खा पाते वो लोग। ठीक है, तो ये सब कट होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? बी। यानी क्या काम नहीं करते डीकंपोजर्स? वो ऑक्सीजन नहीं छोड़ते भाई साहब। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, मीथेन भी, नाइट्रोजन भी, ये सब थोड़ी थोड़ी मात्रा में वो छोड़ते हैं, लेकिन मेजरली कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। समझ गए? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो 16 क्वेश्चन का बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था। नाउ वी विल मूव टू असर्शन एंड रीजन क्वेश्चंस। और पता है अभी सर कल मैं बता रहा हूँ, एक गुजरात बोर्ड के बच्चे का बता रहा हूँ, सीबीएसई वालों का नहीं, उनके एग्जाम में पहली बार असर्शन एंड रीजन इंट्रोड्यूस हुआ। पता नहीं 1-2 साल से आ रहा होगा, है ना। तो वो बच्चे लिटरली कल 10 से 12 बच्चे, पूरे 37 बच्चों की क्लास में 10 से 12 बच्चे जिनको पता ही नहीं असर्शन रीजन होता क्या है, करेंगे कैसे, उनको हम बता रहे भाई साहब 4 ऑप्शन दिए, चूज करो, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, बस तुक्का मार रहे। हाँ, देख रहे इधर उधर और
जय माता दी। बस यही हो रहा है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे करते हैं असर्शन और रीजन। एक्चुअली हम दोनों आपको मिलकर बताएंगे। सबसे पहले असर्शन पढ़ेंगे, रीजन पढ़ेंगे, है ना। ये क्वेश्चन कैसा है एक बार समझा देता हूं मैं आपको। इसमें बोल रहा है भाई साहब दो स्टेटमेंट सभी क्वेश्चंस में दिए गए हैं, दो स्टेटमेंट ए और बी। असर्शन मतलब एक स्टेटमेंट है और बी मतलब रीजन होता है। तो बोल रहा है कि अगर असर्शन का रीजन आर है तब तो भाई हम ये वाला चूज करेंगे, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। और अगर दोनों सेंटेंस सही है लेकिन रीजन नहीं है असर्शन का तो हम बी वाला कहेंगे कि भाई दोनों सेंटेंस सही है लेकिन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बी वाला कर देंगे। और मान लो केवल ए सही है तो हम कहेंगे ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। और कहेंगे अगर मान लो सिर्फ बी सही है तो कहेंगे कि भाई ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो ये करने का तरीका है ना। अब आइए करते हैं असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन। बोल रहा है कि अगर हमने डाइल्यूट HCl मिलाया किसी टेस्ट ट्यूब में जिसमें से पहले से ही जिसमें क्या है, कोई सब्सटेंस है जो X नाम का मेटल है ना। बोल रहा है कि हमने डाइल्यूट HCl मिलाया, किसमें मिलाया, एक कंटेनर में जिसमें पहले से ही X नाम का मेटल पड़ा हुआ है, ठीक है। अब हुआ क्या कि जैसे ही HCl मिलाया हमने तो एक कलरलेस गैस निकली। और ये कलरलेस गैस के पास जब हम माचिस को लेके जाएंगे तो वो पॉप 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 करके आवाज निकलती है। ऐसे लगता है छोटे छोटे पटाखे फूट रहे, पप पप पट 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 करके फूटते हैं सर। तो इट इज समथिंग लाइक कि आप समझो कि आप अगर जलता हुआ माचिस जिसमें डाइल्यूट HCl आपने मिलाया है, अगर इसके पास आप जलता हुआ माचिस लेके जाओगे ना तो ये ऐसे लगे, ऐसे पॉप साउंड करके फूटता है। तो आपको ये बोल रहा है कि भाई साहब रीजन भी पढ़ ले हम एक बार। रीजन हमसे देखो क्या बोल रहा है। रीजन कह रहा है कि इन दिस रिएक्शन मेटल X इज डिस्प्लेस्ड बाय हाइड्रोजन। तो जैसा आपको पता है रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है, हाइड्रोजन नीचे आता है कंपैरेटिव टू अदर मेटल्स जैसे आयरन, कार्बन हो गए, एल्युमिनियम हो गए, मैग्नीज हो गए, सब इसके ऊपर है ना। तो जब ऊपर है तो भाई हाइड्रोजन तो डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा। तो जब नहीं कर पाएगा तो एक बात बता दूं, असर्शन तो सही है बट इसका रीजन गलत है। रीजन गलत है, ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। अच्छा अब 18 की तरफ चलते हैं। 18 हमसे बोल रहा है द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ सेल एंड इन अ जर्म सेल इज नॉट द सेम इन एनी स्पीसीज। सही बात है भाई कि हमारे सेल के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं और जर्म सेल के अंदर क्रोमोसोम होते हैं, उनकी जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, है ना। दूसरा बात कह रहा है कि दो जर्म सेल अगर मिला दें तो क्या एक नॉर्मल सेल बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। मतलब दोनों बात सही है लेकिन ये इसका रीजन नहीं है, ये इनमें कोई रिलेशन ही नहीं है। हाँ सर, है ना। तो A is wrong, sorry, A is true, both is true, हाँ, but R is not correct explanation of assertion. आपको मैं दिखा दूं कौन सा वाला ऑप्शन, बी वाला। बोथ A and R are true and R is not the correct explanation of A. ठीक है। तो 17 and 18 हो गया। Now let's move to the 19 convex mirror। चलिए सर, चलो तो अब देखो, a convex mirror always forms an image behind it and the image formed is virtual. तो जैसा आपको पता होगा अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो इसके लिए इमेज कहां बनेगा, हमेशा बिहाइंड द मिरर बनेगा। यहाँ कहीं फोकस होगा और यहाँ कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है और यहाँ पे आपका इमेज बन रहा है, हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगा। मतलब ये तो सही है। हाँ, पहला असर्शन आपका राइट। अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव। ये भी सही है बट ये इसका रीजन नहीं है। मतलब इसका भी ऑप्शन कौन सा, बी वाला। यानी ए एंड आर बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। असर्शन रीजन है और अगेन ये किससे है, बायोलॉजी, ट्रॉफिक लेवल। हाँ, ट्रॉफिक लेवल से है। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि भाई साहब हमने अभी आपको एक ट्रॉफिक लेवल बना के दिखाया था, है ना। ट्रॉफिक लेवल बनाया था, ऐसा प्रोड्यूसर सर ने बनाया था। प्राइमरी, सेकेंडरी, सबके ऊपर प्रीडेटर्स होते हैं। हाँ, प्रीडेटर्स में आते हैं लॉयन। कौन आता है, लायंस आते हैं। तो अब आपसे बोल रहा है कि अगर ट्रॉपिक लेवल में से लॉयंस को हटा दिया जाए तो इट विल नॉट अफेक्ट द फूड चेन। गलत बात है भाई, ऑब्वियसली इफेक्ट करेगा। टर्सरी प्रेडेटर्स क्या हो जाएंगे, सॉरी टर्सरी कंज्यूमर्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, सेकेंडरी बढ़ जाएंगे। तो इसके लिए क्या होना है, यहाँ पे आपका ट्रॉपिक लेवल पे अफेक्ट होना ही है। ये तो गलत है, असर्शन हमारा गलत है। Plants are producers who can make food using sunlight while lions are consumers। सही बात है भाई, पौधे खाना बनाते हैं, lions कंज्यूम करते हैं उसको। तो आर तो सही है, ए गलत है।
मतलब ये है कि ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। ठीक है, और एक चीज और मैं आपको बता दूं भाई, सर ने बताया कि अगर लॉयंस को हटा दिया जाएगा तो होगा क्या कि जो टर्सरी कंज्यूमर्स हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, उनकी संख्या ज्यादा बढ़ जाएगी हमारी धरती पे। अब किसी की भी जनसंख्या ज्यादा बढ़ जाएगी, दिक्कत तो है। हाँ। हमारे इंसानों की भाई साहब, हम भारत वाले 150 करोड़ पहुंच रहे सर। थैनोस को लाना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट एमसीक्यूज और असर्शन रीजन क्वेश्चन। सो दिस इज ऑल फ्रॉम आवर साइड। कैसी लगी हमारी ये वीडियो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। सेक्शन बी हम इस वीडियो में इसलिए नहीं कवर कर रहे क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जा रही थी। 2 दिन बाद, टुडे इज 29th ऑफ नवंबर, 1 दिसंबर को आपको इस सेक्शन बी की भी वीडियो विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के क्वेश्चंस पूरे लास्ट तक एक ही वीडियो में आपको मिल जाएंगे। टिल देन प्लीज एजुकेशनल हैक्स को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को दबा के रखें ताकि हमारी वीडियोस आपको रेगुलरली मिलती रहे। मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना, अपनों का। बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।